हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में आंशिक सहसंबंध गुणांक के बारे में बताने वाला हूं। यह दो या दो से अधिक चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने की एक विधि है जो कि हम सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। हम यहाँ पर अपने इस वीडियो सीरीज़ में शैक्षिक सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और आज हमारा यह सहसंबंध की तीसरी वीडियो है जिसमें हम आंशिक सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है आंशिक सहसंबंध गुणांक। ठीक है, उसके भी पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए, नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपके ज्ञान में आपकी वृद्धि करेगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के अंतर्गत आता है जो कि लगभग सभी विश्वविद्यालय के एमएड और एमए कोर्सेस में किसी सेमेस्टर में जो है शामिल होता है। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं आंशिक सहसंबंध गुणांक क्या होता है। पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो देखिए, हमने अभी तक सहसंबंधों के बारे में ये समझा कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक चरों के बीच जो रिलेशन पाया जाता है, कुछ ना कुछ रिलेशन पाया जाता है, वह सहसंबंध कहलाता है। हमने सहसंबंध के कॉन्सेप्ट वीडियो में ये चीज़ें हमने समझ ली हैं। आंशिक सहसंबंध क्या होता है? हम शिक्षा शास्त्र से संबंधित या फिर किसी भी सामाजिक अनुसंधान में किसी भी ऐसे विषय जो कि समाज से संबंधित है, समाज संबंधित अनुसंधानों में जो हमारे आंकड़े होते हैं वह अक्सर दो या दो से अधिक चरों से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चर जो एक या एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक चरों से अगर प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम आंशिक सहसंबंध द्वारा किसी एक चर के प्रभाव को नियंत्रित करके दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। सहसंबंध क्या है? आंशिक सहसंबंध यानी कि एक अंश, एक छोटे भाग के रूप में सहसंबंध। उदाहरण के लिए हमने अभी शिक्षा शास्त्र की बात की। अगर शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों में यदि हम माने कि किसी व्यक्ति की अधिगम क्षमता जो कि एक चर है उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। ठीक है, बुद्धि समझ में आया? तो ये जो अधिगम है ये किस पर निर्भर कर रही है? तो उस व्यक्ति की बुद्धि पर। समझ में आया? जिस व्यक्ति की बुद्धि अधिक होती है, बुद्धि लब्धि अधिक होती है, वह सामान्य रूप से व्यक्ति तेजी से कुछ सीख सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक अभिप्रेरणा होती है ना, मोटिवेशन, ये भी है ना, अभिप्रेरणा जो होती है ये भी व्यक्ति द्वारा अधिगम को करने में अपनी भूमिका अदा करती है। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति अधिक अभिप्रेरित होता है वह अधिक तेजी से सीखता है। यानी हम ये देख रहे हैं कि व्यक्ति की अधिगम क्षमता केवल बुद्धि पर ही नहीं निर्भर कर रही है बल्कि इस अभिप्रेरणा पर भी निर्भर कर रही है। ठीक है, और भी कई चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिगम दो या दो से अधिक चरों पर निर्भर कर रहा है। तो ये जो अधिगम हुआ ये हमारा कौन सा चर हो गया? यहाँ पर जो इस कंडीशन में हमने लिया है वो इस चर को बोलेंगे आश्रित चर। ठीक है, क्योंकि बुद्धि और अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आश्रित चर कहलाएगा। लेकिन ये जो बुद्धि और अभिप्रेरणा है ये दोनों इस स्थिति में क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पर अपने इस अध्ययन में, यानी कि यहाँ पे जो हम अधिगम, बुद्धि और अभिप्रेरणा का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कुल 3 चरों को लिया है जिसमें से एक आश्रित चर है और 2 स्वतंत्र चर हैं। इन दोनों स्वतंत्र चरों का प्रभाव अधिगम पर पड़ेगा। यदि हम ये चाहें कि इन 2 स्वतंत्र चरों में
किसी एक ही चर का प्रभाव अधिगम पर देखा जाए और किसी और दूसरे चर को नियंत्रित कर लिया जाए या रोक लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से सहसंबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। यानी यदि हमें मान लीजिए कि बुद्धि का अधिगम पर प्रभाव जानना है, तो अधिगम और बुद्धि के भी सहसंबंध ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमें अभिप्रेरणा, जो कि हमारा दूसरा स्वतंत्र चर है, इसको नियंत्रित करना पड़ेगा, ठीक है। और इन दो चरों में से एक चर को हमने क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया। तो इसलिए हमने इन दो चरों में से एक ही अंश का उपयोग किया है, एक ही भाग का उपयोग किया है सहसंबंध ज्ञात करने के लिए, इसीलिए इसे हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो ऐसी स्थिति में जब भी ऐसा सांख्यिकी विश्लेषण जिसमें एक आश्रित चर हो और दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों और उसमें से कुछ स्वतंत्र चरों को नियंत्रित किया जाए और दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाए, तो इसे आंशिक सहसंबंध कहते हैं। और जो हमें गुणांक प्राप्त होता है उसे आंशिक सहसंबंध गुणांक कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना। हमारी कंडीशन यहाँ जो हमने उदाहरण लिया है, इस उदाहरण में हमने अभिप्रेरणा को नियंत्रित किया है और दो अधिगम और बुद्धि के बीच सहसंबंध ज्ञात किया है। समझ में आ गया। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको आशा है समझ में आई होगी। तो इसे हम आंशिक सहसंबंध गुणांक कहेंगे, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किन्हीं दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांकों को एक साथ कई अवांछित चर, यानी ऐसे चर जो कि हमारे आश्रित चर को प्रभावित कर रहे हैं, है ना, अवांछित चर प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोनों वांछित चरों के बीच वास्तविक सहसंबंध ज्ञात करने के लिए अवांछित चरों को समाप्त या नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। जिन चरों के बीच वास्तविक सहसंबंध ज्ञात करना है उन्हें प्राथमिक चर कहते हैं। अर्थात हमने अधिगम और बुद्धि के बीच, हमारे पास अधिगम और हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है ना, और ये मोटिवेशन है। समझ में आया। तो हमें लर्निंग और इंटेलिजेंस के बीच जो है वो लर्निंग यानी अधिगम और बुद्धि के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है। ये हमारा वास्तविक सहसंबंध कहलाएगा। अर्थात बुद्धि क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्राथमिक चर हो जाएगा। और जिस चर को हमने नियंत्रित किया है, अर्थात मोटिवेशन को नियंत्रित किया है, तो ये हमारा नियंत्रित चर कहलाएगा। समझ में आया ना। तो लर्निंग और इंटेलिजेंस के बीच अगर हम सहसंबंध ज्ञात कर रहे हैं इन तीन चरों में, तो ये हमारा वास्तविक सहसंबंध कहला जाएगा। समझ में बात आ गई ना। किसी चर को सांख्यिकीय विधि से नियंत्रित करने के लिए आंशिक सहसंबंध का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर तीन चर लिए हैं और हमें मोटिवेशन को नियंत्रित करना है, यानी अभिप्रेरणा के प्रभाव को समाप्त करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम यदि सांख्यिकीय विधि से प्रयोग नियंत्रित करें, उसी सांख्यिकीय विधि को हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं और इसके द्वारा जो गुणांक प्राप्त होता है उसे आंशिक सहसंबंध गुणांक कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय ढंग से किसी चर को नियंत्रित रखकर जब दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो इसे आंशिक सहसंबंध गुणांक कहते हैं। आशा है आपको ये उदाहरण के द्वारा आंशिक सहसंबंध का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अर्थात दो चरों के बीच आंशिक सहसंबंध गुणांक को किसी तीसरे अथवा उससे चरों के प्रभाव को नियंत्रित करने के बाद दो मुख्य चर जो शुरू में हमने लिए थे, दोनों के बीच देखे जाने वाले सहसंबंध गुणांक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ है। अब हमने जो अभी उदाहरण लिया था इसमें कुल कितने चर थे, इसमें कुल तीन चर थे और तीन चरों में से एक चर को हमने नियंत्रित किया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे द्वारा जो लिए गए चर हैं उनमें से जितने चरों को हम नियंत्रित करते हैं और किन्हीं दो चरों के बीच आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं, तो उस स्थिति में जितने चरों को नियंत्रित किया गया है वही उस आंशिक सहसंबंध का गुणांक का स्तर कहलाता है, लेवल ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। समझ में आया, इसको कहा जाता है। तो चूंकि हमने अपने उदाहरण में एक चर को नियंत्रित किया था, मोटिवेशन को, इसलिए यह जो है वो प्रथम स्तर का आंशिक सहसंबंध गुणांक कहलाएगा, है ना, ठीक है। बात समझ में आ गया ना।
तो हमने 3 चरों में से एक चर को नियंत्रित किया तो ये प्रथम स्तर का आंशिक सहसंबंध गुणांक कहलाएगा। अगर हम 2 चर को नियंत्रित करते हैं, चूंकि सहसंबंध तो 2 ही में ज्ञात किया जाता है, तो अगर हमें 2 चरों को नियंत्रित करना होगा तो कुल 4 चर हमें लेने होंगे। ठीक है, तो यदि हमारे पास कुल 4 चर हैं और उसमें से 2 चरों को नियंत्रित कर लिया तो ये द्वितीय स्तर का सहसंबंध आंशिक सहसंबंध गुणांक कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ऑर्डर क्या है, सहसंबंध गुणांक का स्तर क्या है? सहसंबंध गुणांक के स्तर से मतलब हमने कितने चरों को नियंत्रित किया, जितने चरों को नियंत्रित करेंगे वही संख्या आंशिक सहसंबंध गुणांक का स्तर कहलाएगी। ठीक है, अर्थात जो हम साधारण सहसंबंध निकालते हैं, है ना, जो कि हमने गुणनफल आगुण सहसंबंध में निकाला था या फिर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में निकाला था, वो एक जो हमारा साधारण सहसंबंध गुणांक है उसे हम शून्य स्तर का सहसंबंध गुणांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम 2 ही चर लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, साधारण जो हमारा सहसंबंध गुणांक है उसमें केवल 2 चर लिया जाता है। समझ में आया ना? तो इसलिए उसे हम शून्य स्तर का सहसंबंध गुणांक कह सकते हैं। यदि 2 से अधिक चर को लिया जाए और उसमें से किसी एक को नियंत्रित किया जाए तो वो प्रथम स्तर का सहसंबंध गुणांक कहलाएगा। यदि 4 चर लिए जाएं और उसमें से 2 चरों को नियंत्रित कर लिया जाए तो वो द्वितीय स्तर का सहसंबंध गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है कि यदि 1 2 3 4 5 इत्यादि हमारे पास कई सारे चर हों तो वही चीज़ यहाँ पर यदि 3 चरों में से किसी एक चर को नियंत्रित किया गया तो उसे प्रथम स्तर का आंशिक सहसंबंध गुणांक कहेंगे। और कैसे प्रदर्शित करेंगे ये ध्यान देने वाली बात है, इसको जरा आप देख लीजिए। हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। हम यहाँ पर स्मॉल r लिखेंगे और जिन दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है उसको ऐसा लिखेंगे। यदि r हमें 1 और 2 के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है और तीसरे को नियंत्रित करना है। यदि लर्निंग हमारा पहला चर है, इंटेलिजेंस हमारा दूसरा चर है और मोटिवेशन यदि हमारा तीसरा चर है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, यदि हम लर्निंग और इंटेलिजेंस अर्थात 1 और 2 के बीच सहसंबंध ज्ञात करना चाहते हैं तो आर के बाद हम लिखेंगे 1 और 2 और जिस चर को नियंत्रित करना है उसे हम यहाँ बीच में पॉइंट लगाकर और 3 लिख देंगे। समझ में आ गया? इसको हम एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि लर्निंग को एक्स से डिनोट किया जाए, इंटेलिजेंस को वाई से और मोटिवेशन को जेड से डिनोट किया जाए तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर एक्स वाई इंटू जेड। समझ में आ गया? तो ये आंशिक सहसंबंध गुणांक हो गया। इसी तरह से यदि अभी जैसा कि मैंने बताया अगर 4 चर हो तो ऐसी स्थिति में 4 चरों में से किन्हीं 2 चरों को अगर नियंत्रित किया जाएगा तो द्विस्तरीय सहसंबंध गुणांक कहलाएगा। अर्थात आप यहाँ पर देखिए कि जिन चरों को नियंत्रित करना है उसे हम आर लिखकर, है ना, और जिन 2 चरों के बीच सहसंबंध निकालना है उनको हम आर के पास लिखेंगे। 1 और 2 के बीच निकालना है तो इसको लिख देंगे और जिनको नियंत्रित करना है उसे हम पॉइंट के बाद लिखेंगे। यानी 3 और 4 को नियंत्रित करना है तो इसको पॉइंट के बाद लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो 4 चरों में अगर 2 चरों को नियंत्रित कर रहे हैं तो ये द्विस्तरीय आंशिक सहसंबंध गुणांक कहलाएगा। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि द्विस्तरीय सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें 4 चर होने चाहिए। प्रथम स्तर का आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 चर होने चाहिए। समझ में आया? अगर 2 चर हैं तो उसे तो साधारण सहसंबंध गुणांक कहेंगे या शून्य स्तर का सहसंबंध गुणांक कहेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो चलिए, ये चीज़ आशा है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम आंशिक सहसंबंध गुणांक को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए हम एक और विशेष चीज़ को समझते हैं आंशिक सहसंबंध गुणांक से संबंधित, जिसको हम कहेंगे संगतता आवश्यकता। ठीक है, कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। देखिए, संगतता आवश्यकता क्या होती है? यदि 3 चरों में से, हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यदि 3 चरों में से एक चर को नियंत्रित करके शेष 2 चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो इसे प्रथम स्तर का सहसंबंध गुणांक कहते हैं। लेकिन इसकी गणना के लिए ये जरूरी है कि इन तीनों का जो साधारण सहसंबंध गुणांक है इनमें परस्पर इस तरह का एक रिलेशन होना चाहिए कि आंशिक सहसंबंध गुणांक का मान 1 से अधिक न आ सके। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने भी चर थे, हमारे पास 3 चर थे ना, तीनों में जो परस्पर संबंध हो, जैसे कि 1 और 2 के बीच संबंध है ना, 2 और 3 के बीच संबंध है ना, 3 और 1 के बीच संबंध, समझ में आ रहा है? तो इनके बीच कुछ इस तरीके का संबंध हो कि
इनका उपयोग करके जब हम आंशिक सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात करें तो 1 से अधिक न आए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आंशिक सहसंबंध गुणांक का मान 1 से अधिक आ जाता है। तो 1 से अधिक आने का मतलब क्या है कि वह आंशिक सहसंबंध गुणांक जो है वो असत्य होगा। तो सत्य आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें संगतता आवश्यकता की जो कंडीशन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को हम इन 3 सहसंबंध गुणांकों में इस प्रकार के संबंध को संगतता संबंध कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो संगतता संबंध की शर्त जो है उसको पूरी होने के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है उसके अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 1 and 2 का स्क्वायर माइनस कोरिलेशन बिटवीन 1 and 3 का स्क्वायर माइनस कोरिलेशन बिटवीन 2 and 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कोरिलेशन बिटवीन 1 2 कोरिलेशन बिटवीन 1 3 इंटू कोरिलेशन बिटवीन 2 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रहा है। अगर ये शर्त पूरी हो रही है तभी आंशिक सहसंबंध गुणांक का मान जो है वो क्या आएगा, 1 से कम आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और तभी हमारे पास सत्य आंशिक सहसंबंध यानी ट्रू पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा। बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसे ही हम संगतता आवश्यकता कहते हैं। आइए इसकी मान्यताओं की, इसकी कुछ सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो आंशिक सहसंबंध गुणांक जो होता है वह केवल रेखीय सहसंबंध के कारण आ रहे प्रभाव को समाप्त करता है। ठीक है ना, यानी कि अगर वक्रीय सहसंबंध है, ऐसी स्थिति में हम आंशिक सहसंबंध गुणांक के द्वारा कोरिलेशन ज्ञात नहीं कर पाएंगे, सहसंबंध ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे अब दूसरी चीज़, इसे पूर्ण रूप में स्पष्ट करना प्रायः संभव नहीं है। पूर्ण रूप से हम इसको जो है स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कार्य कारण संबंध प्रस्तुत नहीं करता है। जो हमारा सहसंबंध गुणांक है, आंशिक सहसंबंध गुणांक, यह दो चरों के बीच कार्य कारण संबंध को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को जो है प्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है ना। उसके बाद चौथी चीज़, सभी चरों के प्रभाव को समाप्त करना संभव नहीं है। हमारे पास कुछ चरों के समूह में से किसी एक या दो चर को ही हम नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि किसी एक आश्रित चर को कई सारे स्वतंत्र चर प्रभावित कर सकते हैं। तो हम उनमें से कुछ ही चर को नियंत्रित कर सकते हैं, सभी चरों को नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि संगतता की शर्त पूरी न होने पर इसका मान 1 से अधिक आ जाता है, जबकि किसी भी सहसंबंध का मान 1 से अधिक, सहसंबंध गुणांक का मान 1 से अधिक नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर यदि संगतता शर्त पूरी नहीं हो रही है तो इसका मान 1 से अधिक आ जाता है, यह भी एक इसकी सीमा है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं आंशिक सहसंबंध गुणांक की मान्यताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो मान्यताएं आप याद रखेंगे, इसकी 3 मान्यताएं हैं कि सभी चरों का जो वितरण है वो सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार है, एनपीसी के अनुसार है। एनपीसी हमने अपनी एक वीडियो में जो है इसके बारे में बता रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी द्विचरीय वितरणों के लिए सम प्रसरणता की शर्त पूरी होनी चाहिए। सम प्रसरणता क्या है, इसको भी अन्य वीडियो में बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। सभी द्विचर वितरण क्या है, द्विचर वितरण भी हमने एक अन्य वीडियो में बना रखा है। के लिए प्रतीप गमन जो की प्रकृति रेखीय होनी चाहिए। ठीक है ना, सभी द्विचरीय वितरणों के लिए प्रतीप गमन या रिग्रेशन की प्रकृति रेखीय होनी चाहिए। यदि रेखीय है हम ये मान के चलते हैं। ठीक है ना। अब आंशिक सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करेंगे, सांख्यिकीय विधि क्या है इसकी। ठीक, तो हमने यहाँ पर जो सूत्र लिखा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 सूत्र हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि किन्हीं 3 चरों में से किसी एक चर को नियंत्रित करके शेष 2 चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम इस सूत्र को देखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। हमने माना है कि यदि हमारे पास 3 चर हैं, उसको हमने 1 2 3 से दिखाया है, तीनों चरों को 1 2 3, और जिसमें से हमें तीसरे चर 3 को नियंत्रित करना है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको, R12.3 यानी कि कोरिलेशन 1 और 2 के बीच दशमलव के बाद 3 लिखा है, अर्थात 3 को हमने नियंत्रित किया है। ठीक है। अब कैसे क्या हो जाएगा, तो R12 यानी कोरिलेशन बिटवीन 1 2 R12 माइनस R13 यानी कोरिलेशन बिटवीन 1 3 एंड
R23 अर्थात कोरिलेशन बिटवीन 2 3, समझ में आ गया, अपॉन अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट यहाँ पे है ब्रैकेट में 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 1 3 का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 2 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आपको ये बड़ा टिपिकल सा फार्मूला लग रहा होगा, तो ध्यान से देखिए इसको, इसमें एक पैटर्न छिपा हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, R12.3 यानी कि कोरिलेशन बिटवीन 1 2 और नियंत्रित किया गया है किसको, 3 को। तो सबसे पहला जो पद लिखा हुआ है वो 1 और 2 के बीच सहसंबंध है, ठीक है ना, कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 यानी कि दशमलव के पहले वाला लिख दिया, माइनस, अब देखिए पहले का तीसरे के साथ सहसंबंध और दूसरे का तीसरे के साथ सहसंबंध, ये लिखा हुआ है। देखिए पहले का तीसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ संबंध, ये लिखा हुआ है, पहले का तीसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ, ठीक। उसके बाद अपॉन अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर 1 3, अर्थात यहाँ पर जो बाद में आप माइनस के बाद जो लिखा है 1 3 का स्क्वायर, कोरिलेशन बिटवीन 1 3 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोरिलेशन बिटवीन 2 3 का स्क्वायर, ठीक है। पैटर्न समझ में आया, और इस पैटर्न के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको चर 2 को नियंत्रित करना है और 1 और 3 के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है, तो सेम वैसे ही फार्मूला बन जाएगा। जिन दोनों के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है उसको पहले लिखेंगे R13 माइनस, है ना, पहले का नियंत्रित चर के साथ सहसंबंध, फिर दूसरे का यानी दूसरे का नियंत्रित चर के साथ सहसंबंध, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फिर अपॉन अंडर रूट, है ना, ये जो दूसरा सूत्र है उसमें 1 3 को हमने 1 और 3 चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया है, 2 को नियंत्रित किया है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में फार्मूला आपका ये बन जाएगा। और यदि चर 1 को अगर आपको नियंत्रित करना है, 2 और 3 के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है, तो फार्मूला ये तीसरा वाला बन जाएगा। फार्मूले का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, आशा है, ठीक है ना। आप इस पैटर्न को देखकर बड़ी आसानी से फार्मूले को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, यदि हमारे पास 4 चर हों और उनमें से किसी 2 चर के प्रभाव को नियंत्रित करना हो, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर फार्मूला ये दिख रहा है ना। तो देख सकते हैं इसमें क्या किया गया है, ठीक। देखिए हमने क्या किया, R12.34 यानी कि पॉइंट की दाहिनी ओर जो लिखा हुआ है 3 और 4, इसको हमने नियंत्रित किया है और कोरिलेशन निकाला है 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो फार्मूला क्या बना, R12.3 यानी 1 और 2 का सहसंबंध तीसरे को नियंत्रित करके, माइनस 1 और 4 के बीच सहसंबंध तीसरे को नियंत्रित करके, 1 और 4 का सहसंबंध तीसरे को नियंत्रित करके, फिर 2 और 4 का सहसंबंध तीसरे को नियंत्रित गुड़े ये करके, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर देख सकते हैं 1 4, ये ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, इसी का स्क्वायर किया गया है, 1214.3 का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर 24.3 का स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ समझ में आई होगी, आशा है आपको। चलिए फार्मूला आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय यही है कि कॉन्सेप्ट बनाकर आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया। आइए अब हम इसको इस पर एक प्रश्न को हल करके देख लेते हैं, आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपके पास स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा, कोरिलेशन बिटवीन 1 2.45 दिया हुआ है, कोरिलेशन बिटवीन 1 3 का -0.40 और कोरिलेशन बिटवीन 2 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.63 हो, तो हमें कोरिलेशन ऑफ 1 2.3 ज्ञात करना है, अर्थात 1 और 2 के बीच सहसंबंध तीसरे को नियंत्रित करके, ठीक। आइए तो फार्मूला हमारे पास, हमने अभी पीछे इसको देखा था कि 1 और 2 के बीच सहसंबंध तीसरे चर को नियंत्रित करके, कुछ ये फार्मूला आपको दिखेगा। जो जो चीज़ें दी हुई हैं फार्मूले में आप रखेंगे, जैसे ही आप रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यानी कि R12 का मान कितना दिया है, 0.45 दिया हुआ है ना, तो माइनस, और 1 3 का कोरिलेशन कितना दिया हुआ है, -0.40, और R23 यानी कि 2 3 का कोरिलेशन कितना दिया हुआ है, 0.63 दिया हुआ है, ठीक।
अपॉन √1 माइनस 0.40 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 0.63 का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 0.698 अपॉन 0.7191 आ जाएगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं आंसर जो आपका आएगा 0.97 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत हाई कोरिलेशन है ना, इन दोनों चरों के बीच बहुत हाई कोरिलेशन यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है एक ही हो सकती है और यहाँ पर 0.97 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वैल्यू हमें दी रहेगी और हम आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम अपनी अगली वीडियो में बहु सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, है ना। आशा है आपको यह आंशिक सहसंबंध गुणांक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पे जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी सरल होते हैं, है ना। मेन चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यदि आप समझ जाते हैं और फार्मूले का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना। आपने वीडियो देखी, आपको इससे लाभ मिला तो लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, है ना, ताकि हमारा जो परिवार है वो बढ़े और हम, है ना, हमारा ये यूट्यूब का जो हमारा चैनल का परिवार है उसमें लगातार वृद्धि हो और अधिक से अधिक जानकारी आपको मिलती रहे, अन्य लोगों तक मिलती रहे, है ना, लोगों का सहयोग हो, हमारे अच्छे नंबर्स आएँ, अच्छा गेन करें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और नमस्कार, शुभ दिन।